जय हिंद दोस्तों, स्टडी विद सोनू भारती यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, उत्तर प्रदेश के सामान्य अध्ययन की क्लास चल रही हैं और आज उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन का लेक्चर 3 होगा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की जलवायु। बच्चों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जलवायु क्या होती है। किसी क्षेत्र विशेष में लंबी अवधि के दौरान वायुमंडलीय दशाओं को जलवायु कहा जाता है। देखिए, वायुमंडलीय दशाओं का मतलब होता है हमारा एटमॉस्फेरिक कंडीशन, यानी एटमॉस्फेरिक कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं, वहाँ की जलवायु। वायुमंडलीय दशाओं को हम कह सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र के तापमान, आर्द्रता, वहाँ पर होने वाली वर्षा, हिमपात या वहाँ पर कितना प्रेशर है, ये सभी वायुमंडलीय दशाओं के अंतर्गत आता है, यानी ये सभी एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें आगे, तो प्रदेश की जलवायु जो है भारत के मध्यवर्ती भागों के समान, यानी जो भारत के मध्यवर्ती क्षेत्र जो है उसके समान जो है उष्णकटिबंधीय, या मैं कह सकता हूँ कि उपोष्ण मानसूनी प्रकार की जलवायु होती है। हम कह सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय जलवायु होती है, क्योंकि बीच में जो हमारी यह होती है हमारी भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, या हम कह सकते हैं 0 डिग्री रेखा। और इसके उत्तर में एक 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा होती है और एक दक्षिण में होती है 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। उत्तरी अक्षांश रेखा को हम 23.5 डिग्री वाली को बोलते हैं कर्क रेखा, और इसे हम बोलते हैं मकर रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होती हुई जाती है और जस्ट इसी के ऊपर से हमारा स्टार्ट होता है उत्तर प्रदेश। तो जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का जो मध्य भाग होता है, लगभग वहाँ की जो जलवायु पाई जाती है उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश की जो जलवायु पाई जाती है हमारी, वह भी जो है किसके समान पाई जाती है, जो मध्यवर्ती इलाका है उसी के समान पाई जाती है। क्यों पाई जाती है बच्चों, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। दोस्तों, होता क्या है, देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया है कि कर्क रेखा जो है भारत को 2 भागों में बांटती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है कर्क रेखा के जस्ट ऊपर है। मध्यवर्ती इलाकों के समान भी उत्तर प्रदेश में वही उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, क्योंकि विषुवत रेखा, 0 डिग्री रेखा, और हमारी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 23.5 डिग्री जो है दक्षिणी अक्षांश रेखा, इनके बीच का जो क्षेत्र होता है हमारा उष्णकटिबंधीय जलवायु हमारी यहाँ की पाई जाती है। तो इसी से हम आइडिया लगा सकते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के आसपास का क्षेत्र भी हमारा क्या होगा, उष्णकटिबंधीय जलवायु। लेकिन उत्तर प्रदेश जो है वास्तव में बात करें तो वह तो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है, यानी ठंडे क्षेत्र में आता है। तो फिर क्यों हम उसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में लेते हैं। देखिए बच्चों, होता क्या है, हमारा जस्ट उत्तर प्रदेश के जस्ट उत्तर में जो है हमारा क्या आता है, हिमालय। और इधर से एक ठंडी 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 वायु चलती है, यानी ठंडी हवा चलती है, जिसे हम बोलते हैं साइबेरिया की ठंडी हवा, जो कि इस हिमालय के कारण उत्तर प्रदेश में एंटर नहीं कर पाती, जिसके कारण यहाँ की जो मानसून होता है वह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। देखिए, उत्तर प्रदेश मैंने यहाँ पे बता भी रखा है कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो फिर यहाँ की जलवायु क्यों उष्ण कटिबंधीय है, तो मैंने बताया है कि उत्तर से आने वाली साइबेरिया की जो ठंडी हवाएं हैं वह हिमालय की वजह से जो है उत्तर प्रदेश में एंटर नहीं कर पाती। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में जो है ऋतु कितनी है, उत्तर प्रदेश में जो है मेनली 3 ऋतु देखने को मिलती हैं। एक तो होती है हमारी शीत ऋतु, एक होती है हमारी वर्षा ऋतु, एक होती है हमारी ग्रीष्म ऋतु। हम इनको डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शीत ऋतु के बारे में। बच्चों, प्रदेश में जो शीत ऋतु होती है नवंबर से फरवरी माह के बीच मानी जाती है, यानी नवंबर से फरवरी के बीच प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। और जनवरी माह में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है किसमें, शीत ऋतु में। हम इसमें अगर आगे बात करें, शीत ऋतु में प्रदेश के विभिन्न भागों में, यानी शीत ऋतु में प्रदेश के अलग अलग भाग हैं, तापमान में अंतर पाया जाता है। जैसे प्रदेश के दक्षिणी पहाड़ी तथा पठारी क्षेत्र में औसतन तापमान लगभग 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान जो है हमारा 13.3 डिग्री सेल्सियस रहता है। यानी मैं कह सकता हूँ कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो है लगभग जो है तापमान थोड़ा कम मिलेगा, और पठारी क्षेत्र में जो है, जो बुंदेलखंड का पठार है उत्तर प्रदेश का, उसका तापमान जो है थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं कि इनके तापमान में अंतर क्यों पाया जाता है। देखिए, शीतकाल में जो है भूमध्य सागर है। देखिए, ये हमारा भारत हो गया, इधर आप मैप में देख रहे होंगे, ठीक है। और इधर हो जाएगा हमारे भूमध्य सागर, ठीक है। शीत ऋतु में जो भूमध्य सागर की तरफ से हवाएं चलती हैं, किधर किधर की तरफ, भारत की तरफ, और ये हवाएं जो है भारत में एंटर करती हैं, कहाँ से, भूमध्य सागर से। तो प्रश्न बनता है प्रश्न बनता है कि शीत ऋतु में या जाड़ों के दिनों में उत्तर भारत में
होने वाली वर्षा का कारण क्या है? देखिए, भूमध्य सागर से ये चक्रवात उठते हैं जो कि भारत की तरफ रुख अपना अपना लेते हैं और बीच में काला सागर आदि से नमी धारण करके उत्तर भारत में वर्षा करते हैं। हम इसी के बारे में बात करते हैं। शीतकाल में भूमध्य सागर क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले चक्रवात। मैंने बताया कि जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं साइक्लोन से भारत में प्रवेश करने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 10 सेंटीमीटर अधिक वर्षा हो जाती है। यानी शीत ऋतु में जो है भूमध्य सागर से उठने वाले चक्रवातों की वजह से 10 सेंटीमीटर वर्षा अधिक हो जाती है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, जिसे हम कहते हैं मावठ। यानी शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश में होने वाली वर्षा को हम कहते हैं मावठ, जो कि रबी की फसल के लिए काफी लाभदायक होती है। बच्चों, प्रश्न बनता है, इसे हम पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। पश्चिमी, इस प्रोसेस को हम पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। प्रश्न बनता है कि उत्तर प्रदेश में या उत्तर भारत में होने वाली जाड़ों के दिनों में वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ, या हम कह सकते हैं कि भूमध्य सागर से उठने वाले चक्रवात। शीत ऋतु में पश्चिमी गंगा मैदान क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है। हम अगर ग्रीष्म ऋतु की बात करें, सूर्य जब कर्क रेखा है हमारी, यह जो कर्क रेखा है, जब ठीक इसके ऊपर आ जाता है, ठीक इसके ऊपर आ जाता है, तो लगभग गर्मी सबसे ज्यादा पड़ती है। वह कौन से महीने होते हैं? मई और जून। मई और जून में सूर्य जो है कर्क रेखा के बिल्कुल ऊपर रहता है, ये मान लीजिए, और उन दिनों सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है भारत में, क्योंकि कर्क रेखा जो भारत से होते हुए जाती है। सूर्य कर्क रेखा की ओर बढ़ने के साथ ही प्रदेश के तापमान में वृद्धि होने लगती है और मई जून में यहाँ का तापमान सबसे अधिक या सबसे गर्म होता है, क्योंकि इस समय सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। उन दिनों आप देखते भी होंगे कि दिन जो है थोड़े ज्यादा बड़े होते हैं, क्योंकि सूर्य जो है ज्यादा रहता है किसके ऊपर? कर्क रेखा के ऊपर। कर्क रेखा के निकट होने के कारण, मैंने बताया है, कर्क रेखा के निकट होने के कारण प्रदेश के बुंदेलखंडीय नगरों में तापमान सर्वाधिक होता है। विशेषकर बांदा जिले का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। बांदा मैंने आपको बताया था, बांदा, और एक बताया था मैंने आपको सोनभद्र। ट्रिक बताई थी मैंने इनकी आपको कि मध्य प्रदेश से सटे हैं, कैसे कैसे सटे हैं। मैंने लेक्चर 1 में बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके से सभी जितने भी जिले हैं किस राज्य से कैसे कैसे सटे हैं सभी को शानदार तरीके से ट्रिक के माध्यम से बताया है बच्चों। आप वह वीडियो देखिए। और मंजाल, अगर आप उन डिस्ट्रिक्ट्स को भूल जाएं जो विभिन्न, जो हमारे राज्य हैं और नेपाल देश हैं उनसे सटे हमारे जिले हैं, वह कैसे कैसे मैंने ट्रिक के माध्यम से याद करा रखे हैं। आप उस वीडियो को देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर कीजिए। इसमें हम अगर आगे बात करें, प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत अधिकतम तापमान, यानी ग्रीष्म ऋतु में 36 से 39 डिग्री सेल्सियस तक लगभग हमारा टेम्परेचर रहता है, एवरेज टेम्परेचर जो होता है। और जबकि न्यूनतम तापमान होता है हमारा 21 से हमारा 23 डिग्री सेल्सियस तक। अधिकतम हमारा 36 से 39 और मिनिमम हो जाएगा हमारा 21 से 23, एवरेज है। ठीक है, ये औसत तापमान है, एवरेज टेम्परेचर है हमारा। ठीक है बच्चों, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी जो है आगरा में होती है और झांसी में, तथा सबसे कम जो होती है बरेली में होती है। सबसे ज़्यादा गर्मी होती है हमारी आगरा में और झांसी में, और सबसे कम होती है हमारी बरेली में। दोस्तों, इसका कारण क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश में जो वर्षा होती है बच्चों, वह होती है, भारत में वर्षा मुख्यतः दो दो जगहों से उठती है। एक तो इधर हो जाएगा हमारा अरब सागर की खाड़ी, अरब सागर की खाड़ी, और इधर हमारा बंगाल की खाड़ी, इधर हमारा बंगाल की खाड़ी। दोस्तों, जो बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है वह होती है उत्तर प्रदेश में, और बंगाल की खाड़ी से जो हमारी पवनें उठती हैं, जो वर्षा होती है, वह पूर्व से एंटर होकर, या मैं कह सकता हूँ कि पूर्व से एंटर होकर वह धीरे धीरे पश्चिम की तरफ होते हुए जाती है। और जैसे जैसे पश्चिम तक पहुंचती है, वर्षा जो है धीरे धीरे कम होती चली जाती है। फिर ऊपर जो है हिमालय है, और हिमालय से जब वह जो है हमारी टकराती हैं हवाएं, जो हवाएं चलती हैं, जो वह टकराती हैं और रिटर्न हो जाती हैं, और रिटर्न होने के बाद धीरे 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 जो है बुंदेलखंड के पठार तक आते आते जो है वर्षा जो है बिल्कुल ही कम हो जाती है, बिल्कुल ही कम हो जाती है। तो याद रखना, बंगाल की खाड़ी से उठेंगी, उसके बाद पूर्व से एंट्री होगी, पूर्व से एंट्री होने के बाद धीरे धीरे पश्चिम तक जाएंगी और कम होती चली जाएंगी। फिर बचा कुचा जो हमारा है हिमालय की तरफ रुख करेगा,
और हिमालय से फिर टकरा के वापस आएगा और बुंदेलखंड तक जो है बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो यही कारण है, मैंने आपको बताया है, आगरा और झांसी यहाँ हो गए। अगर यहाँ से इतने मानसून जो है हमारा टकरा के वापस आएगा, मानसून टकरा के वापस आएगा तो यहाँ तक तो कुछ नहीं बचेगा। लगभग ये बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र है, ये सारा पठारी क्षेत्र है। तो आगरा झांसी में आपको बता दिया मैंने कि सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, क्यों होती है बता दिया। और बरेली में ठंड क्यों होती है, क्योंकि बरेली में ठंड इसलिए होती है, पूर्व से एंट्री हो गई, ऐसे यहाँ तक चली गई, पूर्व से एंट्री हो गई हमारी, पूर्व से हमारी यहाँ से एंट्री होगी। एंट्री होने के बाद ठीक है, उसके बाद जो है हिमालय है जस्ट ऊपर, और यहाँ से टकराने के बाद पवनें फिर जस्ट उल्टी हटती हैं, तो फिर दोबारा बारिश होती है। तो यही कारण है कि आगे जो बरेली है हमारा थोड़ा ठंडा ठंडा जिला है, किसका, उत्तर प्रदेश का। आपके बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आगे मैप मिला मुझे पीडीएफ में तो मैं उसको भी अच्छे से आपको क्लियर करा दूंगा कि कैसे कैसे जो है उत्तर प्रदेश में जो है वर्षा कहाँ अधिक होती है, कहाँ कम होती है। मैं फिर से इसको डिस्कस कर दूंगा। उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में, यानी ग्रीष्म ऋतु में तेज हवाएं चलती हैं, और उन तेज हवाओं को गर्मियों के दिनों में हम क्या कहते हैं, लू। बचपन में सभी की मम्मियाँ कहती थी, या घर में जो फैमिली मेंबर कहते थे कि गर्मियों में बाहर ना निकलो, लू चाट जाएगी या लू खा जाएगी। तो उसी से आप याद रखना कि ग्रीष्म ऋतु में, गर्मियों के दिनों में चलने वाली मई जून में उन हवाओं को क्या कहते हैं हम, लू। अब हम बात कर लेते हैं वर्षा ऋतु की। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु जो है, यानी जिन दिनों वर्षा होती है, वर्षा ऋतु जो है जून से सितंबर माह तक मानी जाती है। जून से सितंबर माह तक मानी जाती है। उत्तर प्रदेश सहित संपूर्ण भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है, और प्रदेश में वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। देखिए बच्चों, अभी लास्ट में ही मैंने आपको समझाया था कि भारत में जो है एक तो वर्षा होती है, ये भारत हो गया, भारत का निचला हिस्सा हो गया ये। एक तो वर्षा होती है, इधर होता है हमारा अरब सागर इधर से, और एक होती है हमारे इधर से, बंगाल की खाड़ी से। अगर मैं मैप की दृष्टि से देखूं, अगर मैं इसे ऐसे डिवाइड कर दूं, आप देखना थोड़ा ध्यान से, ऐसे डिवाइड कर दूं, तो ये जो हमारा क्षेत्र है, मैं इस क्षेत्र को क्या बोलूंगा, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र। तो भारत में सबसे ज्यादा वर्षा तो इसी क्षेत्र से होती है, वैसे दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र से। लेकिन कुछ जगहों पर वर्षा होती है हमारी किससे, ये हमारी बंगाल की खाड़ी है यहाँ से। तो उत्तर प्रदेश में जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी से ही होती है बच्चों, से बंगाल की खाड़ी से। बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसूनी पवनें, जिसे जिसे प्रदेश में पूर्वा के नाम से जाना जाता है, जून के तीसरे या चौथे सप्ताह, लगभग जून के जो है चौथे सप्ताह तक उत्तर प्रदेश के पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी भाग से प्रवेश करते हुए पश्चिम की तरफ निकल जाती है। बच्चों लास्ट में ही अभी मैंने आपको बताया था कि बंगाल की खाड़ी से इधर से जो है हमारी क्या होता है, पवनें उठती हैं और प्रदेश में जो है कहाँ से एंटर करती है, पूर्व से एंटर करती है। और दूसरी जगह अगर बात करें, दक्षिणी पूर्व से एंट्री करती है। जैसे ये हमारा हो जाएगा मैप्स, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। एक तो हमारा हो जाएगा पूर्व से एंट्री कर दी, और एक करेंगे यहाँ से एंट्री, यानी बंगाल की खाड़ी से हमारे इस क्षेत्र से लगभग एंट्री होती है, और किस तरह की तरफ चलती है, पश्चिम की तरफ, इधर की तरफ, और उधर हिमालय से टकरा करके वापस भी आती है। यानी बुंदेलखंड का पठार जो है बेचारा सूखा ही रह जाता है, वहाँ लगभग सूखा ही क्षेत्र उसे हम बोलते हैं। क्या कारण है, पूर्व से जो हमारी पवनें उठती हैं, पश्चिम चली जाती हैं, पश्चिम में जाते जाते वर्षा कम हो जाती है, उनमें नमी कम हो जाती है उन पवनों में, और फिर वह जो पवन है हमारी हिमालय से टकराकर बची कुची नमी जो बचती है दोबारा बारिश करती है, और बुंदेलखंड के पठार तक आती आती बिल्कुल वह बेकार हो जाती है, यानी वर्षा नहीं कर पाती। जैसे जैसे मानसूनी पवनें जो हैं, देखिए इस मैप से मैं आपको अच्छे से क्लियर करा दूंगा। ये हमारा उत्तर प्रदेश है यहाँ पर, और यहाँ से बंगाल की खाड़ी से जो हमारी पवनें उठ रही हैं ऐसे, ये रही। और ये देख लीजिए कहाँ से एंट्री कर रही हैं, इधर से, पूर्व से या दक्षिणी पूर्व से, इधर से एंट्री करके और इधर की तरफ खिसक जाती हैं, इधर की तरफ। और इनमें नमी कमी होती चली जाती है, जो कुछ हमारी पवनें बचती हैं हिमालय से टकराकर वापस आती है, तो बुंदेलखंड तक आते आते वह बिल्कुल ही सूख जाती हैं, उनमें नहीं बचता कुछ भी, बिल्कुल निचड़ जाती हैं भाई। और इधर हमारा अरेबियन सागर होता है, यानी ये होता है हमारा दक्षिण पश्चिमी मानसून, या दक्षिणी पश्चिम मानसून से हमारे भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। हम इसमें बात कर लेते हैं। लेकिन मानसून पवनों का कुछ भाग उत्तर की ओर बढ़ता है और हिमालय से टकराने के बाद पुनः वापस लौटता है। इस
वापस लौटते मानसून से प्रदेश के तराई क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। तराई क्षेत्र देखिए क्या है, तराई क्षेत्र क्या है। देखिए यूपी के मैप में हमने डिस्कस किया था, यूपी के मैप में हमने डिस्कस किया था, एक तो होता है हमारा भाबर क्षेत्र, एक होता है हमारा तराई क्षेत्र। एक होता है हमारा भाबर क्षेत्र, एक होता है तराई क्षेत्र, जो कि हिमालय के बिल्कुल क्लोज है, दोनों ही क्षेत्र हमारे ये। ठीक है, भाबर क्षेत्र होता है कंकल पत्थर वाला क्षेत्र, तराई क्षेत्र होता है थोड़ा सा हमारा दलदली मिट्टी वाला क्षेत्र, हम इसे बोल सकते हैं, थोड़ा बोल सकते हैं कि जहाँ कृषि थोड़ी ज्यादा की जाती है भावर के मुकाबले, यानी कृषि की जाती है हमारी कौन से क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में। तो हिमालय के जो है टकराने के बाद पुनः वापस लौटता है, तो इस वापस लौटते हुए मानसून से प्रदेश के तराई क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। देखिए तराई क्षेत्र और भावर प्रदेश को मैंने बहुत ही अच्छे से कराया था लेक्चर 2 में, जाइए देखिए। अगर आप तराई क्षेत्र और भावर क्षेत्र को भूल जाएं तो बताना। जब उत्तर से दक्षिण जाने पर भी वर्षा कम होती जाती है, यही कारण है कि बुंदेलखंड के पठारी भाग में कम वर्षा होती है, यह क्षेत्र सूखाग्रस्त है। अभी मैंने क्या बताया था बच्चों, अभी मैंने क्या बताया था, पवनें उठी ऐसे, पूर्व से एंट्री कर दी उत्तर प्रदेश में और इधर से कर दी दक्षिण पूर्व से। ठीक है, पश्चिम की तरफ निकल गई नमी छोड़ते हुए, इधर नमी कम हो गई और कुछ पवनें जो है हमारी हिमालय से टकरा कर वापस आ गई, यही चीज़ है। ठीक है, वापस आ गई और बुंदेलखंड के पठारी भाग तक आते आते वह सूख जाती है, जिसके कारण बुंदेलखंड का जो पठार है वह बिल्कुल सूखा ही रह जाता है, सूखाग्रस्त क्षेत्र है। अब हम बात कर लेते हैं कि वर्षा के आधार पर प्रदेश को दो प्रकार के जलवायु प्रदेश में वर्गीकरण किया गया है। देखिए भाई, यूपी पीसीएस में भी अगर यहां से प्रश्न आ जाए तो आप गलत नहीं करेंगे। वर्षा के आधार पर हमने जो उत्तर प्रदेश को बांट दिया, कितने क्षेत्रों में, लगभग 2 क्षेत्रों में। एक तो बांट दिया हमने आर्द्र एवं उष्ण वर्षा क्षेत्र, एक बांट दिया हमने साधारण आर्द्र उष्ण क्षेत्र। एक तो आर्द्र एवं उष्ण वर्षा क्षेत्र, एक बांट दिया हमने साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र। इसमें अगर हम बात करें, एक तो तराई क्षेत्र आता है, एक आता है हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश आ गया और तराई क्षेत्र हमने इसमें कवर कर लिया। इसमें आता है बीच का क्षेत्र यानी मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र और पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र, जैसे ये हमारा यूपी हो गया। ठीक है, और तराई क्षेत्र हमारा ऊपर होता है, तराई और भावर क्षेत्र, तराई क्षेत्र ले लिया। एक हमने पूर्वी क्षेत्र ले लिया। तराई क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र में तो देखो वर्षा होनी ही होनी है, क्योंकि इधर से ही हमारी मानसून जो पवनें उठती हैं और जो है उधर हिमालय से टकराती, हिमालय से जब वापिस आती हैं तो तब ज़्यादा वर्षा होती है तराई क्षेत्र में, और इधर होगी इधर से हमारी सबसे ज़्यादा वर्षा। तो एक तो हमने एक पहले वाले में तो हमने इनको ले लिया तराई क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बचा हमारा बीच का मध्यवर्ती क्षेत्र, और फिर बचता है हमारा पश्चिमी क्षेत्र, और फिर बचता है हमारा बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र। तो हम इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मैप के तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, मैप से मैं अच्छे से आपको समझा पा रहा हूँ। आप, मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रश्न एग्जाम में गलत करके आएंगे। देखिए आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र की बात कर लेते हैं हम सबसे पहले। इस क्षेत्र में सबसे पहले हम इस क्षेत्र की बात कर लेते हैं, आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र की। इस क्षेत्र में 120 से 150 सेंटीमीटर लगभग एवरेज वर्षा होती है, यानी औसत वर्षा। और इस क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है, कौन से, तराई क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश। अभी मैंने बताया था कि तराई क्षेत्र जो होता है लगभग हमारा नेपाल और हिमालय के बिल्कुल पास का क्षेत्र है ये तराई क्षेत्र जो होता है। और एक हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश। अगर हम बात करें तराई क्षेत्र की, इस क्षेत्र के अंतर्गत देखिए, हालांकि उत्तर प्रदेश के एग्जाम की दृष्टि से मुझे नहीं लगता कि इतनी डीपली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस में। अगर आप लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या आप अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज वगैरह की, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस क्षेत्र के अंतर्गत जो है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। मैंने लेक्चर 2 में तराई क्षेत्र में इनको कराया था मैप से, मैं फिर से इनको रिपीट करा देता हूँ। इसके अंतर्गत आते हैं सहारनपुर, बिजनौर, उत्तरी मुरादाबाद यानी मुरादाबाद का उत्तरी भाग, एक हमारा रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर आदि जनपद आते हैं। ये सारे डिस्ट्रिक्ट इतनी शानदार ट्रिक से कराए हैं लेक्चर 1 में कि आप भूल ही नहीं सकते कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस राज्य से या किस देश से कैसे कैसे सटा हुआ है, मैप से, ट्रिक से, आप उन्हें भूल ही नहीं सकते। उस वीडियो को देखना ना भूलें। इस क्षेत्र की एवरेज वर्षा की बात करें 120 से 180 सेंटीमीटर होती है लगभग। इस क्षेत्र में जो है थोड़ी सी वर्षा जो है ज़्यादा होती है लगभग, जबकि इस कंप्लीट की बात करें, एवरेज इस कंप्लीट की बात करें यानी कंप्लीट क्षेत्र की बात करें, तो इनकी एवरेज जो वर्षा है हमारी वह थोड़ी कम है।
लेकिन यहाँ की जो है हमारी तराई क्षेत्र की 120 से 180 है। जनवरी में औसत तापमान इस क्षेत्र में, तराई क्षेत्र जो है हमारा, तराई क्षेत्र जो है हमारा हिमालय के पास का क्षेत्र मान लीजिए, यानी हिमालय हिमालय है, और हिमालय के जस्ट नीचे का क्षेत्र होता है भाबर क्षेत्र, कंकर पत्थर वाला क्षेत्र। कंकर पत्थर वाले क्षेत्र में नदियां जो है विलुप्त हो जाती है हमारी, टेढ़ी मेढ़ी चलती हैं, और वह जब मैदानी क्षेत्र में आकर प्रवेश कर जाती है तो हम उसे बोलते हैं तराई क्षेत्र। और मैदानी वाला क्षेत्र जो होता है तराई क्षेत्र उपजाऊ होता है, कंकर पत्थर में तो जो फसल उगेगी नहीं, इसलिए इसकी मिट्टी उपजाऊ के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती, और तराई क्षेत्र की जो मिट्टी है उपजाऊ के लिए उपयुक्त मानी जाती है। देखिए कितने शानदार तरीके से मैंने लेक्चर 2 में तराई क्षेत्र और भाबर क्षेत्र को करा रखा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप वह लेक्चर जरूर देखिए। अब हम बात कर लेते हैं जनवरी में औसत टेम्परेचर लगभग 18 डिग्री सेल्सियस, जबकि जुलाई में औसत तापमान 30 डिग्री तक रहता है। यानी जुलाई में 30 तक पहुंच जाता है एवरेज टेम्परेचर, और जबकि जनवरी में 18 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का जो है एवरेज टेम्परेचर रहता है। क्या एवरेज, एवरेज टेम्परेचर। हम बात कर लेते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की। यह जो है क्षेत्र हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इसमें आप ये देख रहे हैं यहाँ का क्षेत्र जो है ये जो कोने पे दिख रहा है आपको, ये सोनभद्र है भाई, सोनभद्र। सोनभद्र, सोनभद्र चार राज्यों से लगा हुआ है, ठीक है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, और एक कौन सा है, कमेंट बॉक्स में बताना सभी, सभी कमेंट बॉक्स में बताना कि चौथा राज्य कौन सा है जिससे सोनभद्र टच है। इस क्षेत्र के अंतर्गत प्रदेश के पूर्वी जिले आते हैं, जले की जगह जिले लिख लेना, ठीक है। इस प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा जो है 100 से 120 होती है। देखिए इसमें थोड़ी ज़्यादा थी, 120 180, इसमें जो है 100 और 120 थी। इसमें 100 से 120 सेंटीमीटर के जो है लगभग वर्षा होती है, लेकिन वर्षा की मात्रा जो है पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर घटती है। मैंने यही चीज़ बताई थी, मैंने यही चीज़ बताई थी, जब पवनें ऐसे चलती है, या मैं कह सकता हूँ मानसून ऐसे चलते हैं। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा हो ना पवनें भाई क्यों बोल रहे हैं बार बार, तो आप समझ लीजिए कि मानसून ऐसे चलते हैं जो वर्षा कराते हैं। अगर वो ऐसे चलेंगे इधर की तरफ, तो पश्चिम की तरफ जाने पर, पश्चिम की तरफ जाने पर उनका जो है, जो उनमें जो नमी होती है, तो नमी नमी धीरे धीरे जो है उसमें कम होती चली जाती है। आप ही बताइए, मान लीजिए आपके पास कोई गीला कपड़ा है, ठीक है, गीला कपड़ा है, और आप गीले कपड़े को निचोड़ते हुए जा रहे हैं, निचोड़ते हुए जा रहे हैं, निचोड़ते हुए जा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा ना बिल्कुल उसमें कुछ नमी रहेगी नहीं। तो वही चीज़ है, जैसे जैसे इधर की तरफ बढ़ते रहेंगे वर्षा होती चली जाएगी, और यहाँ तक जाते जाते जो है वर्षा कम हो जाती है। फिर हिमालय क्षेत्र से टकराएंगे, फिर वापस इधर की तरफ आएंगे, बुंदेलखंड का पठार नीचे बचा तो यहाँ वर्षा होएगी नहीं। ये बची कुछ वर्षा जो तराई क्षेत्र में हो जाती है, टकराने के बाद जब वापस आते हैं मानसून, तो बुंदेलखंड का पठार जो सूखाग्रस्त क्षेत्र से माना जाता है। अब उत्तर प्रदेश की हम बात करें, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नमी भूमि वाला, यानी वेटलैंड जो क्षेत्र मानते हैं उसे, उसे मानते हैं हम सोनभद्र को, क्योंकि सोनभद्र जो है हमारा जस्ट कर्क रेखा के ऊपर फैलने वाला पहला जिला है, और यहीं से सबसे पहले जो है मानसून एंटर करते हैं, यहीं से सबसे पहले मानसून एंटर करते हैं। अगर हम बात करें पूर्वी, ये हो गया हमारा पूर्वी क्षेत्र, और ये हो जाएगा हमारा दक्षिणी क्षेत्र। यानी दक्षिणी पूर्वी की बात करें तो सबसे पहले कहाँ से एंटर करेंगे, सोनभद्र से। अब हम बात कर लेते हैं साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र के बारे में। देखिए प्रदेश के मध्य मैदानी क्षेत्र जो होता है, ठीक है, प्रदेश के मध्य मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, और बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र में आने वाले इन तीनों क्षेत्रों को हम बोलते हैं साधारण आर्द्र क्षेत्र, या मैं कह सकता हूँ कि उष्ण क्षेत्र। इनमें लगभग विषमता पाई जाती है, तीनों में अलग अलग, तीनों में अलग अलग विषमता पाई जाती है। इन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर तक रहती है, और वर्षा की मात्रा के भिन्नता के कारण साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र को 3 उप विभागों में बांटा गया है। देखिए भिन्नता के कारण, यानी वर्षा की भिन्नता के कारण ही हमने इसे 3 उपभागों में बांट दिया है, 3 उपभागों में बांट दिया। एक तो मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, एक पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, और एक बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र, या मैं कह सकता हूँ कि बुंदेलखंड का पहाड़ी पठारी क्षेत्र। अब आ जाइए, ये तो हो गया हमारा मध्य का मैदानी क्षेत्र, मध्य का मैदानी क्षेत्र हो गया, ठीक है। इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा जो 80 से 100 सेंटीमीटर तक, वर्षा की मात्रा पूर्व से, देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यह कमेंट जो है, वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर घट जाती है। इधर से उठते हैं मानसून, इधर चलेंगे तो यानी यहाँ पर थोड़ी कम हो जाएगी, यहाँ के मुकाबले
यहाँ कम हो जाएगी। इस क्षेत्र के अंतर्गत प्रयागराज हो जाएगा हमारा, प्रतापगढ़, फतेहपुर, रायबरेली, सुल्तानपुर, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद एवं दक्षिणी शाहजहांपुर और आदि जनपदों को शामिल किया गया है। किसमें? मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में। गंगा यमुना का क्षेत्र भी हम इसे बोल सकते हैं। अगर हम बात करें पश्चिमी मैदानी क्षेत्र की, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र की, इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 65 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। देखिए कितनी कम होगी इधर जाते हुए, कितनी कम होगी, ये 65 से 80 सेंटीमीटर तक यहाँ वर्षा होती है। वर्षा की मात्रा पर्वतीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक होती है, यानी यहाँ के मुकाबले जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ थोड़ी सी अधिक हो सकती है वर्षा की मात्रा, जबकि दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ने पर, दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ने पर लगभग घटती है। देखिए अगर आप ऐसे चलेंगे इधर, ठीक है, ऐसे चलेंगे, जो पर्वतीय क्षेत्र है हमारा, ठीक है, इधर की तरफ कम होगी हमारी वर्षा, और उधर हमारा जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है, एक बार के लिए मान लीजिए यहाँ तक वर्षा होते होते कम हो गई हमारी, यानी इधर घट गई हमारी। मान लीजिए वो घटी हुई पवनें जो है वापिस जब हमारी पर्वत से टकराएंगी और उल्टी उसी क्षेत्र में आ जाएंगी, उल्टी उसी क्षेत्र में आ जाएंगी जहाँ से वो गई है, यानी वहाँ दोबारा वर्षा हो जाएगी। तो लगभग जो है वर्षा की पूर्ति मानी जाती है, यानी लगभग माना जाता है कि हाँ वर्षा ठीक ठाक हुई है। लेकिन जब वह धीरे धीरे, जब वह धीरे धीरे जो है नीचे की तरफ आएंगी और भी नीचे की तरफ आएंगी, तो वह जो है वर्षा की मात्रा जो है लगभग घटती हुई चली जाती है। कहाँ की तरफ? दक्षिण, दक्षिण पश्चिम की तरफ जो है आने पर लगभग घटती हुई चली जाती है, इधर की तरफ आने पर। यानी जितने हम नीचे की तरफ आएंगे ना उत्तर प्रदेश में, वर्षा की मात्रा घटती हुई मिलेगी आपको। किस क्षेत्र को छोड़ करके? खाली इस क्षेत्र को छोड़ करके, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर, क्योंकि इधर से मानसून हमारे एंटर करते हैं, इधर से ही। इस क्षेत्र के अंतर्गत आगरा, मैनपुरी, मथुरा, एटा, अलीगढ़, बदायूं, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर आदि जनपद जो है इसमें आते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। अब हम अगर आगे बात करें बुंदेलखंड का पहाड़ी पठारी क्षेत्र जो है हमारा, बुंदेलखंड का पहाड़ी पठारी क्षेत्र देख लीजिए आप, ये है। मैं फिर से एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैं इसे बांट देता हूँ। यह हो गया मेरा उत्तर प्रदेश, ये बांट दिया। यह हो जाएगा मेरा पूर्वी क्षेत्र, यह हो जाएगा मेरा दक्षिणी क्षेत्र, यह हो जाएगा मेरा उत्तरी क्षेत्र, और यह हो जाएगा मेरा पश्चिमी क्षेत्र। मैंने आपको याद कराने की दृष्टि से, समझाने की दृष्टि से इसे ऐसे बांट दिया है। देखिए पूर्वी क्षेत्र से हमारी जो है हवाएं, मानसूनी पवनें जो एंटर कर रही हैं, और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र से ऐसे एंटर कर रही है। और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में वेटलैंड वाला जो भी मैंने बताया आपको कौन सा है, वो सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र, यानी जहाँ सर्वाधिक नमी पाई जाती है, कहाँ पर? सोनभद्र में। अगर हम इस बुंदेलखंड के पठारी वाले क्षेत्र की बात करें, मैंने इसमें बताया है आपको कि यहाँ पर वर्षा कम क्यों होती है। जब हमारी इधर से वर्षा होएगी, यानी इधर से हमारी पवनें चलेंगी, इधर से पूर्व के क्षेत्र से और दक्षिण पूर्व के क्षेत्र से ऐसे चलेंगी, ठीक है, और इधर जाते जाते, पश्चिम की तरफ जाते जाते उनमें जो है नमी कम हो जाएगी, वर्षा कम हो जाएगी, इधर आकर के, इधर आकर के वर्षा कम हो जाएगी। और कुछ जो हमारी पवनें हैं हिमालय से टकरा कर, जो हिमालय है हमारा तराई और भाबर क्षेत्र के बिल्कुल पैरेलल, उससे टकरा करके वापस आएंगी बुंदेलखंड की तरफ। तो बुंदेलखंड की तरफ आते आते उनमें नमी बिल्कुल खत्म ही हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ सूखा रहती है बुंदेलखंड के पठार में। अब हम अगर बात करें शीतकाल, यहाँ के शीतकाल का यानी गर्मियों का, तो टेम्परेचर आपको पता है कि 40 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। किसका एवरेज टेम्परेचर की बात करें, यहाँ पर बुंदेलखंड का पठारी वाला क्षेत्र जो है ये, शीतकाल का भी यहाँ का लगभग 18 डिग्री सेल्सियस से 19 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। शीतकाल का औसत तापमान यहाँ का एवरेज टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर रहता है यहाँ का 18 से 19, और गर्मियों में पहुंच जाते हैं 40 से 45। इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र, देखिए बुंदेलखंड के पहाड़ी जो क्षेत्र है या पठारी पहाड़ी वाला क्षेत्र है, इसके डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। कौन कौन से आते हैं? ललितपुर, झांसी, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, चित्रकूट, दक्षिणी इटावा और दक्षिणी प्रयागराज आदि जनपद जो है इस क्षेत्र में आते हैं। किसमें? बुंदेलखंड का जो पठारी पठारी पहाड़ी क्षेत्र है। कौन सी पहाड़ी है यहाँ पर? विंध्यक्रम की चट्टानों से निर्मित है। विंध्याचल पर्वतमाला का नाम सुना होगा आपने,
विंध्याचल पर्वतमाला, जो भारत को जो है उत्तर उत्तर और दक्षिण दो भागों में लगभग बांटती है, विंध्याचल पर्वतमाला। और कर्क रेखा भी भारत को दो भागों में विभाजित करता है। तो बच्चों, यह थी उत्तर प्रदेश की जलवायु से संबंधित बहुत ही शानदार वीडियो। उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो भी आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे बच्चों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छे से नोट्स बनाइए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो हम पीडीएफ आपको अवेलेबल करा देंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही एक नई ऐसी ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत।